सर जैसे देश के जवान कंट्री को खुद से भी पहले रखते हैं, वैसे ही एज़ अ प्रोफ़ेशनल हम लोगों को भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। सो आज मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाने जा रहा हूँ, कैसे आर्मी पर्सन को यहाँ पे अपनी आईटीआर की फाइलिंग करनी है फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। आप सभी लोग जानते हैं आर्मी के लिए कुछ स्पेसिफिक एग्ज़म्पशन होती हैं। सारा कंपैरिज़न आप लोगों के सामने रखूँगा, पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाऊँगा, कौन-सी स्कीम बेनिफिशियरी रहने वाली है, कैसे रहने वाली है एंड प्रैक्टिकल लाइव फाइलिंग ऑन पोर्टल, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में सीख के चलेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहले मैं बात करूं, आपका मेन सेक्शन होता है 10-14-1 एंड 10-14-2। मेनली ये आपका आर्मी पर्सन से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्शन होती हैं वो इसी के अंदर कवर होती हैं। ठीक है सर, हम लोग बात करें क्या हमारा आज का फ्रेमवर्क रहने वाला है, तो ये हमारा पूरा शेड्यूल है। पूरा चार्ट मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम लोग बात करें, हमारा एक सेक्शन होता है 10-14। सर ये 10-14 क्या बोलता है? 10-14 प्रोवाइड करता है एग्जम्पशन फॉर स्पेसिफिक अलाउंस ग्रांटेड टू एम्प्लॉय। दीज आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन वेदर दे मीट ऑफिशियल ड्यूटीज और कंपनसेट फॉर पर्सनल एक्सपेंस ड्यू टू नेचर और लोकेशन ऑफ वर्क। ठीक है सर, देन इसके बाद एक रूल भी आता है, रूल 2BB की बात भी हम लोग डिटेल में करेंगे आगे, बट अभी के लिए हमको यहाँ पे 10-14-1 एंड 10-14-2 के अंदर डिफरेंस समझना है। देखो 10-14-1 होता है, वो होता है ऑफिशियल ड्यूटी अलाउंस, मतलब जितना भी एक्चुअल अमाउंट स्पेंड होगा उतना पूरा फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा। ठीक है सर, एंड 10-14-2 होता है आपका कंपनसेटरी अलाउंस, मतलब फिक्स लिमिट बताई गई है, उससे ज्यादा यहाँ पे आपका अमाउंट जो है वो एग्जम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 10-14-1 की बात करते हैं, इसके अंदर क्या क्या कवर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है ट्रैवल एंड टूर, ये आपका फुल्ली एग्जम्प्ट रहता है। ठीक है, डेली अलाउंस जो होते हैं वो भी यहाँ पे फुल्ली एग्जम्प्ट रहते हैं। कन्वीनियंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस एंड एकेडमिक एंड रिसर्च अलाउंस आपका यहाँ पे फुल्ली एग्जम्प्ट रहा करते हैं एज पर सेक्शन नंबर 10-14-1। ठीक है सर, अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं 10-14-2 की। देखो 10-14-2 में हमने पहले ही समझ लिया, इसके अंदर लिमिट जो है वो स्पेसिफाइड है, उतना ही अमाउंट एग्जम्प्ट होगा, बचा हुआ अमाउंट यहाँ पे टैक्सेबल होगा। हम लोग बात करें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, वो यहाँ पे 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अलाउड होता है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का ये अलाउड रहता है। ठीक है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर की हम लोग बात करें 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन? 2 चिल्ड्रन। देन हम लोग बात करें ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो डिसेबल्ड पर्सन को मिलता है, वो यहाँ पे 3200 पर मंथ अलाउड होता है फॉर ब्लाइंड और ऑर्थो हैंडीकैप पर्सन के लिए। अंडरग्राउंड अलाउंस की हम लोग बात करें, ये आपका 800 पर मंथ अलाउड होता है, इसके ऊपर अगर मिलता है तो यहाँ पे टैक्सेबल रहा करता है। ठीक है सर, अब यहाँ पे हम लोग रूल 2BB की भी बात कर लेते हैं। रूल 2BB बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और ये क्या बोलता है, देखो ये आपको जो अलाउंस है ना, ये आपको आर्मी पर्सन के केस में ही देखने को मिलेंगे। ये वाले सियाचिन अलाउंस हो गया, हाई एल्टीट्यूड हो गया, हाई एक्टिव फील्ड एरिया हो गया, काउंटर इंसर्जेंसी हो गया एंड कंपनसेटरी फील्ड हो गया, आइसलैंड ड्यूटी हो गया, ये आपका नेवी पर्सन को मिलता है। बॉर्डर एंड डिफिकल्ट एरिया, ये आपको खाली जो डिफेंस पर्सनल होते हैं, आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले या फिर जो नेवी वाले पर्सन होते हैं, ये सीआरपीएफ वाले होते हैं, उन्हीं को मिला करते हैं। सर ये कितने यहाँ पे अलाउ किए गए हैं, हम लोग बात करें सियाचिन ग्लेशियर में अगर यहाँ पे पर्सन पोस्टेड है तो यहाँ पे 7000 पर मंथ अलाउड होता है, इतना एग्जम्प्ट रहता है 10-14-2 के अंदर। हाई एल्टीट्यूड के केस में अगर यहाँ पे पर्सन 9000 से लेकर 15,000 फीट तक है तो यहाँ पे 1060 पर मंथ अलाउड रहता है, एंड अगर अबव देन 15,000 फीट है तो यहाँ पे 1600 अलाउड रहता है। हम लोग बात करें हाईली एक्टिव फील्ड एरिया की, तो वो किसी भी लोकेशन पे आर्म फोर्स में यहाँ पे 4200 पर मंथ अलाउड रहता है। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस एनी लोकेशन ऑफ आर्म फोर्स, यहाँ पे 3900 अलाउड रहता है पर मंथ। कंपनसेटरी फील्ड एरिया की हम लोग बात करें, हाई एल्टीट्यूड और फील्ड मिलिट्री जोन्स में है, यहाँ पे 2600 पर मंथ अलाउड रहता है एग्जम्पशन। आइसलैंड ड्यूटी की हम लोग बात करें, यहाँ पे अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप जहाँ पे पर्सन पोस्टेड है, इस केस में 3250 रुपीज अलाउड रहता है। हम लोग बात करें बॉर्डर डिफिकल्टीज एरिया की, जो कि नॉर्थ ईस्ट में हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड अंडमान में है, तो यहाँ पे आपका लोकेशन वाइज थोड़ा सा डिफर करता है, यहाँ पे 1100 से लेकर 1300 पर मंथ आपकी एग्जम्पशन अलाउड रहती है। ठीक है सर, हमने 10-14-1 की बात कर ली, 10-14-2 की बात कर ली, रूल 2BB की भी बात कर ली। अब हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे कुछ जो मिलिट्री अलाउंस होते हैं वो फुल्ली एग्जम्प्ट रहते हैं सर, जैसे किट मेंटेनेंस अलाउंस हो गया, वॉशिंग अलाउंस हो गया, टनल अलाउंस हो गया, स्पेशल फोर्स अलाउंस हो गया, लाइक पैरा स्पेशल फोर्स को मिलता है, मैक्रोस वगैरह को मिलता है, आर फुल्ली एग्जम्प्ट अंडर रूल नंबर
2BB1। ठीक है सर। अब हम लोग बात करें सर, जितने भी हमने एग्जम्पशन अभी ऊपर पढ़ी, ये ज़्यादातर आपकी ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर ही अलाउ हैं। बट न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर भी कुछ अलाउ है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपका जो ड्रेस अलाउंस होता है, डेली अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, इफ नो ऑफिस ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर डिसेबल्ड पर्सन 3200 पर मंथ जो मिला करता था, ये आपके अलाउड रहते हैं न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर भी। ठीक है, तो मेनली इसके अंदर जो कॉमन पाया जाता है वो आपका ड्रेस अलाउंस ही कॉमन पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी अलाउंस है आपके यहाँ पे अलाउ नहीं किए जाते हैं। पूरा इनकम टैक्स कैलकुलेटर मैंने बना रखा है, आप लोगों को वो कैलकुलेटर भी दिखाऊंगा। फुल्ली फ्री है, फुल्ली आप लोग एक्सेस कर सकते हो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है सर। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं क्विक एफएक्यूज की। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इज एचआरए एग्जम्प्ट फॉर आर्म फोर्स पर्सनल। देखो, अगर यहाँ पे रेंट पे नहीं हो रहा है, आपको क्वार्टर वगैरह मिल रखा है, तो यहाँ पे अलाउ नहीं होता है। बट अगर आप लोग रेंट पे वगैरह कर रहे हो, तो यहाँ पे 1013A के अंदर ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर एचआरए की एग्जम्पशन अलाउ होती है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ राशन मनी अलाउंस? एक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट है सर, ये अलाउ होता है या फिर नहीं होता है? आर्मी ऑफिसर को ये अलाउ होता है, एंड यहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को ये अलाउ नहीं होता है। ठीक है, इन ये आपका होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। तो ये इतना सही फर्क है इन दोनों के बीच में। आगे जो फर्क है वो भी हम डिटेल में कवर करके चलेंगे। देन हम लोग बात करें, आर रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस एग्जम्प्ट होता है, ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है। आपका रिस्क अलाउंस एग्जम्प्ट होता है, बट वो डिपेंड करता है कौन से एरिया वाइज है, कौन सा वाला अलाउंस है, ये हमको यहाँ पे कैटेगराइज करना होता है। ठीक है सर, हमने एफएक्यूज भी समझ लिए। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। इसके अंदर राशन मंडी जो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है, इसके अंदर टैक्सेबल रहा करता है। बाकी ऑलमोस्ट जो रूल्स हैं वो यहाँ पे सेम ही रहा करते हैं। ठीक है सर, हम लोगों ने टोटल यहाँ पे 7 पॉइंट पढ़ लिए। ये आपका क्विक रिवीजन के लिए बना रखा है, कोई आपको अगर कन्फ्यूजन होती है तो यहाँ पे आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग प्रैक्टिकली कैसे फॉर्म 16 होता है, कैसे पे स्लिप रहा करती है, कैसे हमको बाइफिकेशन करना होता है, कैसे हमको बेसिक डीए वगैरह कैटेगराइज करना होता है, सारी चीज़ें डिटेल में समझते हैं। ठीक है सर। सो हम लोग आ जाते हैं फॉर्म नंबर 16 पे। ये आपका फॉर्म 16 होता है, ये आपका पार्ट ए होता है, यहाँ से आपका पार्ट बी स्टार्ट होता है। ठीक है सर। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे आपका जो एम्प्लॉयर है उसने कौन सी टैक्स रिजाइम के अंदर यहाँ पे आपका टैक्स काटा है? स्टैंडर्ड डिडक्शन से भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है सर, तो हमारे केस में 75,000 है, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसने न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से आपका यहाँ पे टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया है। ठीक है सर। हम लोग बात करें, यहाँ पे आपका जो इनकम है वो 12 लाख से कम है, दैट्स वाई जो टैक्स अमाउंट है वो 00 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 75,000 की आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाती है। फिर भी मैं कंपटीशन के लिए आपको एक बार पे स्लिप भी दिखा देता हूँ। ये आपकी आर्मी पर्सन की जो है पे स्लिप रहा करती है। ठीक है, आपको इसके अंदर कहाँ पे देखने को मिलता है सर? आपका रिस्क अलाउंस वगैरह, एचआरए वगैरह, ये देखिए मैं और इसको जूम कर देता हूँ, इसको आराम से देखना आप लोग। ठीक है, ये वाला एरिया देख के चलिए। ये आपका बैंड पे, बेसिक पे वगैरह होता है। ठीक है, ये आपका डीए होता है, ये आपका एचआरए वगैरह होता है, ये आपका रिस्क अलाउंस वगैरह हुआ करता है। ठीक है, ये सारी डिटेल मैंने एक्सेल पे कंपटीशन बना रखी है, आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे ये कंपटीशन दिखती है। ये वाली कंपटीशन वाली शीट भी मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये बेसिक आपका मंथली है, ये पूरा यही वाला पोर्शन है। ठीक है, आप लोग एक बार चेक भी कर लीजिए। 25,200 हो गया। ठीक है, डीए आपका यहाँ पे 17,710 हो गया, एंड रिस्क अलाउंस आपका 21,625, एंड इसके अलावा आपका एचआरए 2520 आपका ये रहा एचआरए। ठीक है, हम लोग बात करें बाकी जितने भी अलाउंस होते हैं वो आपके अदर अलाउंस में आ जाते हैं। सो इसका हमने एनुअली निकाल दिया इनटू 12 करके, बिकॉज ये आपकी मंथली वाली पे स्लिप थी। इसको हमने 12 करके पूरा यहाँ पे हमारा आ चुका है। ये हमारा जो ग्रॉस सैलरी ये हमारी फॉर्म 16 में भी दिख रही थी। ठीक है, इसके अलावा एचआरए के कैलकुलेशन के लिए आपको एक चीज़ की और रिक्वायरमेंट रहती है, रेंट पेड भी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में यहाँ पे एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हैं, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं यहाँ पे दोनों कंपटीशन आपको चेक करवा रहा हूँ, ओल्ड टैक्स रिजाइम में कैसे करना है, न्यू टैक्स रिजाइम में कैसे आपको देखना है, कौन सी स्कीम में बेनिफिट है। ज़्यादातर यहाँ पे न्यू टैक्स रिजाइम में, बट फिर भी मैं आपको पूरी कंपटीशन यहाँ पे बता के चल रहा हूँ। फर्दर वन मोर पॉइंट, यहाँ पे मैं आपको पे स्लिप में ले जाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखते हो एएफपीपी एंड आपका एजीआई वाला, ये आपका इंश्योरेंस वाला होता है, ये आपका पीएफ होता है। ठीक है, तो ये आपका कटता है, इसकी डिडक्शन आपको 80C के अंदर मिला करती है ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ITR 1 जो है वो यहाँ पे ओनली सैलरीड पर्सन जिसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अप टू 2 हाउसेज है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट वाला है, वही फाइल कर सकते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे नोट है, तो वो रिक्वायरमेंट आप लोग यहाँ पे पहले चेक कर लेना। आपके AIS TIS में यहाँ पे कोई सेल ऑफ सिक्योरिटी वगैरह तो नहीं आ रही, कोई म्यूचुअल फंड की ट्रांजेक्शन वगैरह तो नहीं शो हो रही है, कोई वीडियो की ट्रांजेक्शन तो शो नहीं हो रही है, वो आप लोग यहाँ पे चेक कर लेना।
लेना। ठीक है सर, तो ये हमारी सारी कंप्यूटेशन हो चुकी है। सो अब आपको आ जाना है ई फाइलिंग्स के कैलकुलेटर पे। यहाँ पे सिंपली आपको आना है, ये आपकी मैंडेटरी डिटेल नहीं है। कैटेगरी में आर्मी एंड डिफेंस पर्सनल सेलेक्ट कर लेना। देन ओल्ड टैक्स एग्जाम का आपको नोट देता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिलती है, यहाँ पे 75,000 की मिलती है। ठीक है, अब आपको सिंपली यहाँ पे सैलरी की जो इनकम है वो पुट करनी है। सैलरी की इनकम कितनी थी हमारी बेसिक वाली, यहाँ पे आपकी 302400 हमने डाल दिया है। डीएनएस अलाउंस भी डाल दिया है। एचआरए जितना रिसीव हुआ है ये हमने यहाँ पे डाल दिया है। रिस्क वाला जो है वो आपको यहाँ पे आर्मी पर्सन के केस में मिलता है। हाई एल्टीट्यूड वाला है, सियाचिन वाला है, ये सारे मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस एरिया में आर्मी पर्सन लोकेट है एंड कौन सा रिस्क एरिया अलाउंस उसको मिला है। ठीक है सर, इसके बाद मैं बात करूँ जितना भी बचता है रिमेनिंग पोर्शन वो यहाँ पे अदर अलाउंस के अंदर आ जाता है। देन अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी वाली कोई इनकम वगैरह या फिर इंटरेस्ट ऑन होम लोन वगैरह तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, कैपिटल गेन से रिलेटेड पॉइंट भी मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रखा है, बट अभी यहाँ पे आईटीआर 1 ही यहाँ पे इनेबल हुई है। दैट्स व्हाई हम लोग आईटीआर 1 की ही बात कर रहे हैं। अदर इनकम में कोई अदर इनकम है, इंटरेस्ट इनकम वगैरह है तो आप लोग डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने 80C के अंदर जो पीपीएफ और यहाँ पे इंश्योरेंस वाला था ये भी मैंने 150 डाल दिया है। ठीक है, सिंपली आके आपको यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स के ऊपर क्लिक करना है, आपकी पूरी कंप्यूटेशन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, मैं आपको नीचे कंपैरिजन डायरेक्ट दिखा देता हूँ। आपके ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर यहाँ पे 49,388 की टैक्स लायबिलिटी आ रही है एंड न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर 0 रुपीज़ की आ रही है। तो हम लोग फाइलिंग न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर करते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पर एंड सीखते हैं कैसे हमको आईटीआर 1 की फाइलिंग करनी है। सो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन कर लेना है। देन फाइल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कौन से मोड में आपको फाइलिंग करनी है। ऑनलाइन वाला आपको सेलेक्ट करना है, इसको कंटिन्यू कर दीजिए। स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या अदर हो, यहाँ पे इंडिविजुअल है हम लोग। सो हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पे प्रोसीड कर देते हैं। देन हमको बताना होता है हमको कौन सा आईटीआर फॉर्म यहाँ पे फिलअप करना है। अभी यहाँ पे आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 ही इनेबल हुए हैं। यहाँ पे हमको आईटीआर 1 फिल करना है। प्रोसीड विद आईटीआर 1 के ऊपर क्लिक करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सर रीजन, आप यहाँ पे आईटीआर क्यों फाइल कर रहे हो। न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर अगर आपकी इनकम मोर देन 4 लाख है तो यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा अगर आप इन सेक्शन में फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पे टिक करना है, या इन दोनों में से आपका कोई भी यहाँ पे रीजन नहीं है तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है। ठीक है सर, तो हमारा ये वाला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इसको हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहला टैब हमारे पास आ जाता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट के अंदर हमको यहाँ पे अब एड्रेस सेकेंडरी वाला भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, अगर ये आप प्रोवाइड नहीं करोगे या फिर यहाँ पे कुछ भी टिक नहीं करोगे तो आपकी यहाँ पे आईटीआर जो वैलिडेट नहीं होगी और सही तरीके से सबमिट नहीं होगी। ठीक है, इज द सेकेंडरी एड्रेस सेम एज अ प्राइमरी एड्रेस। ठीक है सर, हमारा सेम ही है तो हमको इसको सिंपली यस कर देना है और आगे यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग इसको फिल कर देते हैं देन हमारा यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट, आर्मी पर्सन के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ही होता है तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है सर, अब हमारा ये वाला पोर्शन हो चुका है। हमसे पूछ रहा है फाइलिंग सेक्शन, अगर आप बिफोर ड्यू डेट अपनी आईटीआर फाइल करते हो तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 139(1) के ऊपर टिक करना है। बिलेटेड है तो यहाँ पे 139(4) के ऊपर, अगर रिवाइज रिटर्न है तो यहाँ पे 139(5) के अंदर यहाँ पे आपको टिक करना है। तो अभी के केस में आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है सर, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कौन सी टैक्स रिजाइम के अंदर यहाँ पे आईटीआर अपनी भरना चाहते हो तो न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर आपको यहाँ पे नो को सेलेक्ट करना है। ठीक है, हमने उसी को यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे ऑटो डिफॉल्ट भी नो पे ही सिलेक्शन आता है। हम लोग बात करें आपकी जो रिटर्न है वो कोई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी भर रहा है या नहीं भर रहा है तो यहाँ पे आपको सिंपली नो ही रखना है। देन आपको यहाँ पे बैंक डिटेल को एक बार चेक कर लेना है, इसको वैलिडेट कर लेना, अदरवाइज यहाँ पे आपके रिफंड आने में दिक्कतें आएंगी। इसको आप लोग कंफर्म कर दीजिए। देन आपका ग्रॉस टोटल इनकम वाला जो पार्ट है ये वाला ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो जो भी सैलरी वाली फिगर है वो आपके यहाँ पे आ जाती है। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हो सैलरी एज पर सेक्शन नंबर 17(1). इसके अलावा अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एग्जम्प्ट अलाउंस जो भी है वो यहाँ पे आप लोग फिल कर सकते हो। ठीक है सर, यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की आ जाती है। सो ये वाला टैब भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको हम लोग सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है। अगर आप यहाँ पे न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर जा रहे हो तो आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे लेट आउट है, उसी केस में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन होम लोन अलाउड होता है, अदरवाइज आपको ये अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है सर, जो भी रेंटल वगैरह इनकम आ रही है किसी हाउस प्रॉपर्टी से तो आप लोग यहाँ पे डिस्क्लोज करके चलोगे। इसके अलावा कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो आप लोग यहाँ पे डालोगे ऐड, यहाँ पे ऐड अनदर करके इसको यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है सर, सो हमारे केस में खाली सैलरी की इनकम है, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A वाला तो आप लोग यहाँ पे शो करोगे। ठीक है सर, सो इसको हम लोग यहाँ पे कंफर्म करके आगे चलते हैं। कोई भी डिडक्शन यहाँ पे मैंने बताया था 80C वाली आपकी न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर अलाउ नहीं होती है। 80CCD2 आपकी
कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम अलाउ होती है एंड कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम, यहाँ पे 2 एग्जम्पशन अलाउ करी गई हैं। इसको भी हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। देन यहाँ पे कोई भी टैक्स पेड वगैरह अगर आपका आ रहा होता है, तो आप लोगों को इसको कंफर्म कर देना है। इसके अलावा वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी डिटेल, इसके ऊपर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे, सारी जो भी डिटेल आपने ऊपर फिलअप करी थी, सारी यहाँ पे आ जाती है। इसको चेक कर लीजिए। सो हमारी एक्यूरेट है, इसको हम लोग कंफर्म कर देते हैं। देन फिर सिंपली आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो भी डिटेल आपने ऊपर फिलअप करी थी, पूरा प्रीव्यू यहाँ पे आ जाता है। सो मेरे केस में आप लोग देख पा रहे हो, सैलरी वाले केस में कोई भी टीडीएस कटा ही नहीं था। ठीक है, ये अदर देन सैलरी वाला जो 11,372, ये यहाँ पे रिफंड के रूप में रिफ्लेक्ट हो रहा है। एट लास्ट आपको यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है एंड अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर देना थ्रू ओटीपी। आपकी जो आईटीआर है कंप्लीट फाइल हो जाती है। अगर आप लोग ई फाइलिस के थ्रू अपनी आईटीआर को फिलअप करवाना चाहते हैं, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ई फाइलिस को। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।